गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन का। और ग्रेविटेशन का ये आज मेरा दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि इस पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है और इसमें वेरिएशन किस प्रकार से होता है। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन चैप्टर का दूसरा वीडियो है, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में। बच्चों मैं इसके दो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में डाल दिया तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसके दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा और आपका पूरा कंसेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात स्टार्ट करता हूं मैं पिछले वीडियो के टॉपिक से ही। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास दो बॉडी है जिनका मास है m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर, जहां m1 m2 हमारा मास ऑफ बॉडी है और r उनके बीच की डिस्टेंस है। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर एक फोर्स लगता है तो उनके बीच में एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा ma, और ये हमारा क्या हो जाएगा ma, यदि हम m1 के ऊपर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और वो हमारा आ जाएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से बात बदलती है। बात ये बदलती है कि ये m1 m2 कोई भी बॉडी हो सकती है हमारी, लेकिन अगर इन m1 m2 में से एक बॉडी हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी एक बॉडी है, तो क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक अर्थ है इस तरीके से। एक अर्थ क्या, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस बच्चों है हमारा r। ठीक है, इसका रेडियस है re, रेडियस ऑफ अर्थ, और मास है बच्चों me, मास ऑफ अर्थ। इस तरीके से मैंने इसको डिनोट किया। और यहां से क्या है कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और यहां से एक छोटा सा मास m है, जो कि यहां से हम किस हाइट पे ले गए h, और h बहुत छोटा है, सपोज करिए 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है h, वहां से ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको हमने छोड़ दिया तो ये नीचे आने लगा। नीचे क्यों आने लगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। इसने अपने आप को इस तरीके से खींचा। ठीक है, इस तरीके से खींचा और इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लगाते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि F बराबर G m अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, यहां RE इसलिए ले रहे हैं क्योंकि RE की तुलना में H बहुत छोटा है, उस नॉन कंसिडरेबल होगा, तो हम RE ले रहे, RE हो गया। ये हमारा इस तरीके से नीचे आने लगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा फोर्स लगा है। फोर्स लगा है तो क्या हुआ कि एक बॉडी में हमारा एक्सेलरेशन आया है, तो हमारा फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है ma। तो ma हम इस तरीके से लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर Gm अपॉन RE स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों मास हमारा इसका कितना है, वो है m, और ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Gm अपॉन RE स्क्वायर। देखिए m से m कट गया और ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन बराबर Gme अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां पे रुकता हूं और आपको बात बताता हूं। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम अप्लाई करते हैं, तो आपको तो अप्लाई करना आता है अच्छी तरीके से, लेकिन जब उसमें से एक बॉडी हमारी होती है, हमारी अर्थ, ठीक है, तो उस समय दूसरी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये है इसका पूरा कंसेप्ट और इसको डिनोट किया जाता है जी से। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आया, इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसको डिनोट करेंगे जी से। तो इस तरीके से हो गया जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये इसका बच्चों होता है हमारा फार्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये होता है, ये बात ये होती है कि अगर दो बॉडीज में से हमारी एक बॉडी अर्थ है तो दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा और उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिनोट करते हैं जी से। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन की जगह हमने जी रखा, हो गया जी एम ई अपॉन आर ई और इस चीज को हम कहते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा किताबों में लिखा है और जो बताया गया है वो ये लिखा है, वो भी आप सुन लीजिए। ठीक है, वो भी आप सुन लीजिए। वो ये लिखा है कि हमारी जो है एक बॉडी है अर्थ और दूसरी है वो, तो यहां पर जो फोर्स होता है वो होता है जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर ई। तो इसके ऊपर जो है आर ई स्क्वायर, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो एम जी होगा और वो हो जाएगा जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। एम से एम कट गया तो जी बराबर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी किताबों में लिखा हुआ है और लोग बताते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ज्यादा ठीक है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारी दोनों मास में से एक मास हमारी अर्थ है। ठीक है, अब बच्चों ये हो गई इसकी बात कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फार्मूला हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है। ठीक है, तो हमारा जो जी का फार्मूला आया उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो आ गया जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। अब देखिए जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है हमारी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ है बच्चों 6.0 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6400 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻7 मीटर, ये हमारा रेडियस है। ठीक, अगर हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे तो हमारी जी की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए पुट करते हैं। तो जी इक्वल टू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ है 6.0 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6.4 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट हमारा जी का। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट हमारा आ गया जी का। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इस पे सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, इस पे सवाल किस तरीके से आते हैं, तो देखिए सवाल इस पे जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक तरीके से अर्थ एक प्लेनेट है और ये प्लेनेट के ग्रेविटेशन का ये फार्मूला है। इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट हैं वो जहां पर भी हैं उनका जो ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो मतलब ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो यही है। ठीक है, वो यही है। तो अब हमारा जो सवाल आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि सपोज करिए कि हमारा यूनिवर्स में कहीं पर कोई एक प्लेनेट है, कोई भी एक प्लेनेट है और उसका कुछ भी नाम रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप नाम रख दीजिए, प्लेनेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक प्लेनेट है और उसका मास है एमपी और उसका रेडियस है बच्चों आरपी। ठीक, आरपी जो है मास है ये है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और ये जो इसका रेडियस है वो है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ और इसके कारण जो इसकी ग्रेविटी है वो है जीपी। ठीक, ये है जीपी। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप between GP एंड G। ठीक है, G जहां पे हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें और
इसका जो ग्रेविटी होगा उसमें रिलेशनशिप क्या होगा ये हमें निकालना है। हमने यहाँ MERE दे दिया, क्वेश्चन में आपको जो है डिजिट दे सकती है, उसका एक्चुअल वैल्यू दे सकता है, तो जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे ही होगा, उसमें होगा कि कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम जी का फार्मूला लिखते हैं। तो जी हमारा क्या है, वो होता है हमारा GME/RE²। इस तरीके से हो गया। ठीक है, GME/RE²। अब देखिए क्या है, यही फार्मूला हमारा इस प्लेनेट के लिए लगेगा और वो कुछ ये ऐसा रूप ले लेगा, GP = GMP/RP²। जब हम इसको रखेंगे तो आ जाएगा G, MP हमारा है 4ME, ठीक है, और RP है हमारा 4RE का स्क्वायर। इस तरीके से ये आ गया हमारा 4RE²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/16 GME/RE², और ये हो गया हमारा GP। ठीक, इसको जब हम कट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1/4। हमने यहाँ पे लिख दिया कि आ गया 1/4। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये GME/RE² यही तो है, G है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से GP = G/4। और बच्चों यही रिलेशनशिप हो गया GP और G में। क्या हुआ कि इस प्लेनेट पे जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/4 होगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कभी इसमें जो है मास दे रखा होगा अर्थ का है और रेडियस दे रखा होगा, तो फिर कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कभी होगा कि m/2 है, तो कभी होगा 2r है, कभी r/2 है। इसमें कुछ होता नहीं है, मैंने जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। अब बच्चों आते हैं इसके अगली बात पे कि जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे और अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे, तो क्या हमारी जी की वैल्यू बदलेगी? ठीक है, जी की वैल्यू बदलेगी। और एक क्वेश्चन और है कि जी की वैल्यू हमारी कब कब बदलती है और कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमारी कैसे बदलती है, कैसे क्या क्या वेरिएशन होता है बच्चों। जी की वैल्यू हमारी बदलती है और किन किन रीजन से बदलती है वो पहले मैं रीजन लिखता हूं। सबसे पहला रीजन है हमारा, ठीक है, हाइट अबव, ठीक है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तीसरा रीजन है हमारा शेप ऑफ अर्थ, और चौथा रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। ये हमारे 4 रीजन्स हैं। इसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी में वेरिएशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा अर्थ की वैल्यू ऑफ जी में हमारा जो है वेरिएशन होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में मैं आपको इन 2 रीजंस के कारण जो वेरिएशन होता है उसके बारे में बताऊंगा, और अगले वीडियो में इसके कारण जो वेरिएशन होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे हम अर्थ के ऊपर जाएं, चाहे गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर जाएं, दोनों ही केस में जो है जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। दोनों ही केस में जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम यहां पर बनाते हैं कुछ फिगर और यहां पर एक हेडिंग डालते हैं वैल्यू ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, ये हो गया इस तरीके से, वैल्यू ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, ये हमारा इस तरीके से हमने टॉपिक डाल दिया। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बच्चों हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से अर्थ है।
ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये है इसका रेडियस, इसको हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ RE, और इसका मास है ME, मास ऑफ अर्थ। और यहां से h हाइट की दूरी पे, यहां से h हाइट की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है, उसकी हाइट है यहां से अर्थ के सरफेस से h, ठीक है, उसकी हाइट है हमारी h यहां पर, ठीक है। अगर हम ओवरऑल मान के चलें तो यहां से क्या है हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम देखें इस तरीके से तो वो है बच्चों हमारा r, वो है हमारा r, ठीक है। तो इस फिगर को अगर हम कायदे से देखें तो हमारा जो r आ रहा है वो आ रहा है RE प्लस h, ये चीज हमने यहां पर नोट कर दी, ठीक है। अब बच्चों अभी जो हमने यहां पर फार्मूला पढ़ा है ग्रेविटी का, वो आया था हमारा G बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर। ये फार्मूला कहां का था, जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है या नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, तब हमारा यहां पर वैल्यू ऑफ G है। अब ऊपर जाने पे वैल्यू हमारी बदल रही है, अब कितनी बदल रही है तो हम निकालेंगे, लेकिन वैल्यू बदल रही है तो हम उस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा है G डैश, और हमने यहां पे लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारी GME अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहां से यहां तक की हमारी R स्क्वायर है। तो बच्चों ये हमारा आ गया पहला फार्मूला आ गया कि हमारी G डैश की वैल्यू हमारी किस तरीके से निकलेगी, वो ये आ गया, ठीक। अगर हमको G दे रखा है, ME दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर देंगे। हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है तो हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ऊपर जाकर के हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी G की, वो निकल आएगी। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर जाते हैं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000 को छोड़ दिए फिलहाल, मतलब 2-3 हजार किलोमीटर जाते हैं, तब हमारी वैल्यू चेंज होती है। छोटे मोटे हाइट के लिए इतनी जो है सिग्निफिकेंस चेंज नहीं आता कि वो मीजर हो जाए, ठीक। तो हमारा ये आ गया इस तरीके से वैल्यू इसका। अब देखिए R बराबर RE प्लस H है, तो हम यहां पर इस तरीके से रख देते हैं, तो ये हो गया GME अपॉन RE प्लस H, ये हमारा हो गया फार्मूला दूसरा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है कि मान लीजिए हमको H अलग दे रखा है और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, दोनों को जोड़ के हम यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि दोनों साथ में लिखा हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा इसमें कर रहे हैं चेंज, और चेंज देखिए क्या है, देखिए इस फार्मूले को देखिए बड़े ध्यान से, और यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए GME ऊपर है तो हम क्या कहते हैं, GME की जगह GRE लिख देते हैं, तो हमारा आ गया GRE का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा RE प्लस H का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसको हम एक तरीके से और लिखें तो ये हमारा आ रहा है GRE अपॉन RE प्लस H, और इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया हमारा G डैश। तो क्या हुआ कि H हाइट जाने पर, H हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाने पर जो हमारे जो वैल्यू में G के वेरिएशन आएगा वो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो भी हमारा देख लीजिए क्या है, ये आ गया G डैश G अपॉन RE प्लस H अपॉन RE। यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसको और चेंज करें बच्चों तो देखिए हमारा क्या आएगा, वो देख लीजिए, वो आ जाएगा G डैश इक्वल टू G, ठीक है, G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों ये भी हमारा फार्मूला है, और ये बिल्कुल सही फार्मूला है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो देखिए क्या है, G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -2, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बेसिक फार्मूले कितने हो गए, एक तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक, एक देखिए हमारे पास ये फार्मूला हो गया इस तरीके से, ठीक है, और एक हमारे पास ये आ गया, और एक हमारा, ये सब हमने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है और कुछ नहीं है,
ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बच्चों जो पॉइंट नोट करने वाली बात है उसको नोट करिएगा कि अगर किसी केस में हमारा h जो है वो वेरी वेरी लेस देन r है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में हमारा जो हाइट है वो बहुत कम है, 100 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है इस टाइप की जो हाइट है, तब हम यहाँ पर एक एजम्पशन मानते हैं, उस एजम्पशन को हम यहाँ लगाएंगे। और एजम्पशन देखिए क्या है, जैसे हम इस वाले फार्मूले को ले रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा h1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर -2 हमने लिखा। तो इसमें एक बाइनोमियल थ्योरम लगता है और उससे इसकी वैल्यू आ जाती है g1 - 2h अपॉन आर ई। ठीक है, 1 - 2h अपॉन आर ई, ये आ जाएगी हमारी g डैश की वैल्यू। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम है। ये थ्योरम क्या होती है कि यदि कहीं हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर -n इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आता है और उसमें x हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, x हमारा बहुत छोटा है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा जो है थ्योरम है, उसको हमने अप्लाई कर दी। देखिए हमने कहा h छोटा है आर ई की तुलना में, तो h सपोज करिए 10 मीटर है, नीचे है 6400 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बहुत कम, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा करके ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, गलती कहां होती है। ये भी एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, और वो हमारा सिर्फ इस कंडीशन में लगेगा, और किसी कंडीशन में नहीं लगेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, गलती क्या होती है। गलती ये होती है कि ये सबसे लास्ट में हमारा लिख के आता है और बच्चे इसको याद कर लेते हैं और यही ध्यान रखते हैं, बाकी की बातें भूल जाते हैं। यहाँ पर एजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि h हमारा छोटा होना चाहिए आर ई की तुलना में, तभी ये फॉर्मूला हमारा सही रिजल्ट देगा। अगर h बड़ा है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तब जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, इस बात को आप कर लीजिए नोट और रखिएगा ध्यान। ठीक है, अब चलिए इसको सब नोट कर लीजिए आप, और फिर मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिससे आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है वो चीज को देखिए। अब जरा इस फार्मूले को उठाइए, इस वाले फार्मूले को उठाइए, तो हमारा क्या लिखा है, g डैश इक्वल टू g1 - 2h अपॉन आर ई, ये इस तरीके से आया। तो आगे g डैश इक्वल टू g - 2gh अपॉन आर ई, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसको हम इधर लेके आएंगे और अरेंज करेंगे, तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा g - g डैश इक्वल टू 2gh अपॉन आर ई, इस टाइप से ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इस g को हम नीचे लाते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g - g डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 2h अपॉन आर ई, और इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा डिक्रीज इन g। ठीक है, g हमारा डिक्रीज हुआ, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से लिख दें कि डिक्रीज इन g डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 2h बाई आर ई। और बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन g, वो आएगा हमारा 2h अपॉन आर ई। ठीक है, 2h अपॉन आर ई ये हो जाएगा। ये मैंने आपको एरर एनालिसिस में ये फ्रैक्शनल चेंज का कंसेप्ट बता रखा है। अब यदि इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, तो इधर भी 100 से, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई आर ई इंटू 100। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन g इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई आर ई इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा जो दो चीज निकल के आया, एक तो आया फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ g, और दूसरा आया परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, ये हमारे पास आया। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब हमारा h की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि ये वाला फार्मूला हमने उठाया है यहां से। ठीक है बच्चों, इसको पूरा आप देख लीजिए कायदे से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को कई तरीके से मैंने बता दिया है। तो ये आपका हो गया पूरा कंसेप्ट। जब हम हाइट अबव द अर्थ सरफेस जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं, तब ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए इस पे करते हैं सवाल और फिर बढ़ेंगे आगे। तो सवाल बच्चों इस पे
बहुत ही जो है सिंपल से आते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूले लिख लेते हैं जी के, फिर उसके बाद आगे सवाल करते हैं। तो देखिए जी का जो पहले जी डैश का जो फार्मूला पहले आया था वो आया था जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आया था जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला जो हमने निकाला था वो आया था जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आया था। इसी को एक तरीके से और लिखा था हमने जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। और फिर इसके बाद एक फार्मूला और आया था, जब हमारा h वेरी वेरी लेस देन r हो तो हमारा आया था h g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई, ये आया था। ठीक है, फिर आया था हमारा फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 2h बाई आर ई। और फिर आया था परसेंटेज चेंज। ठीक है, वो आया हमारा 2h अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई इंटू 100। इस तरीके से ये हमारे सारे फार्मूले अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए हैं। ठीक है, सब एक ही चीज है, आप प्रैक्टिस करिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट हाइट above the surface of earth, ठीक है, value of g decrease 49% of original value। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये इतना ये है कि हमारा किस हाइट पे जाकर के जो हमारा g है वो 49% गिर जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसमें कौन सा सवाल फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन ये है। और 49% का मतलब वो क्या हुआ कि लगभग आधा हो जा रहा है, आधा मतलब बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर h हमारा लेस देन वेरी वेरी लेस देन r नहीं होगा, h हमारा काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कितना होगा। तो बच्चों ये फार्मूला लगा के इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको जो है h निकालना है और हमको जो है यहाँ पर मास ऑफ अर्थ भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ हाइट निकालनी है और हमको g पता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ये वाला कि g डैश इक्वल टू जी आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, देखिए g डैश हमारा क्या है, g डैश है हमारा 49% ऑफ g, ये हमारा लिखा है 49% ऑफ g, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 100g, ये आएगा हमारा g डैश। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो आगे हमारा 49 डिवाइडेड बाई 100 इंटू g बराबर g आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच की पावर 2। ठीक है, g से g कट गया हमारा, तो आया आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 49 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा ये आ जाएगा आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच इक्वल टू 7/10। तो ये आ गया हमारा 10 आर ई बराबर 7 आर ई प्लस 7h, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7h इक्वल टू 3 आर ई हो गया, यानी कि h आ जाएगा हमारा 3/7 आर ई। इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो इस हाइट पे जाकर के हमारा जो वैल्यू ऑफ जी हो जाएगा वो 49% तक गिर जाएगा। इस हाइट पे आकर के जो वैल्यू ऑफ जी होगा वो हमारा 49% तक गिर जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर हुआ। इसको धीरे धीरे चला करके देख लीजिए अगर मैंने बहुत तेजी से बोल दिया हो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। क्वेश्चन सेम है और यहां पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज 1% फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1% गिर जा रही है ओरिजिनल वैल्यू की। तो देखिए 1% कम हुआ है। ठीक है, 1% हमारा कम हुआ और हमको निकालना है
कि h कितना है वहां पे, ठीक। और हमको r दे रखा है, r हमको दे रखा है 6400 किलोमीटर, इस टाइप की चीज हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी बराबर जो हमने अभी आपको दिखाया था वो था 2h/re इंटू 100, ठीक है। और ये परसेंटेज हमारी कितनी है 1% है, तो 1 बराबर 2h/re इंटू 100 आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, Re इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200h, यानी h इज इक्वल टू Re डिवाइडेड बाई 200, और ये आ जाएगा हमारा Re की वैल्यू हमको दे रखी है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 200। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 32 किलोमीटर, और ये हो गई वैल्यू ऑफ h, ठीक है, वैल्यू ऑफ h। देखिए यहां पर h जो है अर्थ की रेडियस की तुलना में बहुत कम है, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये बच्चों हमारी बात हो गई पूरी, जब हम जाते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जब हम सरफेस के नीचे डी डेप्थ तक जाते हैं तो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है, और उसके कुल कितने फार्मूले होते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से सरफेस के ऊपर जाने पे हमारा जी की वैल्यू कम हो रही थी, उसी तरीके से सरफेस के नीचे जाने पर भी हमारी जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, जी की वैल्यू हमारी कम होगी। तो देखिए ये किस तरीके से होता है, ठीक बच्चों। देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ है, इस तरीके से ये अर्थ है, और हमने क्या किया, यहां पर एक टनल ऐसे बनाई, और हम जो है यहां पर आके रुक गए इस जगह पे, और ये टनल की जो डेप्थ है वो है हमारी डी डेप्थ पे नीचे हम यहां पे इस तरीके से आ गए। ये सेंटर ऑफ हमारा अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, और यहां से जो इसकी रेडियस है बच्चों वो है हमारी Re, और जहां पर हमको जी निकालना है इस जगह पे वो पॉइंट हमारा सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पे वो पॉइंट है हमारा। अब देखिए इस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल r इक्वल टू Re माइनस डी, ये हमको मिल रहा है, स्मॉल r बराबर Re माइनस डी, ठीक। अब यदि मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला दिया था वो हमारा आया था G इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यदि हम इस अंदर वाले स्फीयर पे जो है इस पार्ट पे लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारा जो G डैश आएगा वो आ जाएगा GM डैश बटे R स्क्वायर, GM डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, जहां पे M डैश जो है वो इसका मास है अंदर वाले स्फीयर का, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बाहर वाले स्फीयर की वजह से इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी इसको कोई भी इसको ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। ये जो है आप मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड वाले वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों नहीं होता, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर वाले वीडियो में ये मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो सिर्फ हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अंदर वाले स्फीयर और इस बॉडी के बीच में होगा, ठीक है। अब हमको क्या है, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि ये m डैश कितना होगा, क्योंकि जब तक हमारा m डैश नहीं निकलेगा तब तक हमारी g डैश की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब बच्चों हम m डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारा जो अर्थ है पूरा वो एक सॉलिड स्फीयर है, और उसकी जो डेंसिटी है बच्चों, जो उसकी डेंसिटी है वो डेंसिटी है हमारी रो, ठीक है, वो डेंसिटी है हमारी रो, ठीक। अब इस डेंसिटी का यूज करते हुए हम इसका जो है निकालते हैं मास, ये मास हो गया हमारा m डैश और ये होगा रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों जो वॉल्यूम आएगा वो स्फीयर का होगा 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है।
m डैश की ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा g, m डैश आया है रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। हमने इसको दिया काट तो हमारा ये कट गया और इस तरीके से आ गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन इसका वो इस तरीके से आया r g डैश, ठीक है, वो आया g रो 4/3 पाई r। ठीक, अगर हम इसको कायदे से देखें तो हमारा जो g डैश आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। g डैश जो है वो हमारा आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, जब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ गए थे तो हमारा g डैश जो आया था वो आया था डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये बच्चों हमको बहुत बड़ा एक्सप्रेशन देता है, इसकी अपनी मीनिंग है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा क्या मीनिंग है इसकी। ठीक, अब देखिए हमारा ये रो है, रो होता है बच्चों हमारा डेंसिटी। ठीक है, रो होता है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी कुछ इस तरीके से हमारी निकलेगी, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये इस तरीके से हमारा यहां पे निकल के आएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम जो है रो की इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू आर। 4/3 पाई कट गया और हमारा जो आया वो आया जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब इंटू आर। ये हमारा जी डैश का दूसरा एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट हुआ और इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ, इसको आप यहां पे इस तरीके से अपने अटेंशन में रखिए। अब बच्चों देखिए आर हमारा क्या है। ठीक है, आर हमारा क्या है, आर है हमारा आर ई माइनस डी। ठीक है, आर है हमारा आर ई माइनस डी। और यदि इस रिलेशनशिप को देखें, आर ई का जी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो हो जाएगा जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। इस टाइप की चीज हमको फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जी एम ई का ये जी एम ई है, जी आर ई स्क्वायर रख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा जी डैश इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब इंटू आर। आर ई स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा और हमारा आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई आर ई इंटू आर। ठीक है, ये हमारा जो है एक और रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। अब इस आर की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं आर ई माइनस डी। ठीक है, तो हम इसको यहां पे इस तरीके से बिगाड़ करके और यहां लिख देते हैं आर ई माइनस डी। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसको बच्चों फर्दर अरेंज करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये हमारा आ जाएगा जी डैश। और ये हमारा एक और रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया डेप्थ और ग्रेविटेशन में, और ये बच्चों ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, डेप्थ बिलो द सरफेस के केस में ये ऑलवेज ट्रू है, हमेशा हर जगह ये ट्रू है। जैसे हमारा जो अबव द सरफेस में एक कंडीशन थी कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, इसमें वो कंडीशन यहां पे नहीं है। ये d की हर वैल्यू के लिए हमारा ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। ठीक, अब बच्चों इस रिलेशनशिप को उठा करके कुछ चीजें और निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल करके इसको अंदर कर देते हैं, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस, ठीक है, डी जी डिवाइडेड बाई आर ई। ये आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, डी जी डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश। ये आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं जी माइनस जी डैश इक्वल टू जी डी डिवाइडेड बाई आर ई। और यहां पर हम लिखेंगे जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू डी अपॉन आर ई। ये हमारा आ गया। और बच्चों अगर इसको देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये है हमारा डिक्रीज इन, मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिए ये हमारा g माइनस जी डैश। ठीक है, तो ये हमारा आएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। ठीक है, नीचे जाने पर हमारा वैल्यू जितना g का डिक्रीज हो रहा वो हमको यहां मिलता है g माइनस जी डैश से जी डी अपॉन आर ई हो गया। ठीक है, और देखिए ये हमारा क्या है,
ये हमारा है बच्चों फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ये हमारा डिक्रीज है, ये फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी है। मैंने आपको एरर एनालिसिस में जो है फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है और इसका बार बार यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता एरर एनालिसिस का, उसमें यूज होता है। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से ये फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी हो गया। अब देखिए इसको हम दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, इस तरीके से, ठीक है, d/re इंटू 100। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हुआ हमारा, ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, और ये हमारा हो रहा है d/re इंटू 100। इसको हम इस तरीके से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया जी की वैल्यू का, जी डैश की वैल्यू का, जब हम अर्थ के सरफेस के बिलो जाते हैं, अर्थ के सरफेस के हम बिलो जाते हैं, तब हमारा जो कंसेप्ट लगता है वो पूरा का पूरा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों इस पूरे कंसेप्ट पे हम कुछ सवाल करते हैं, तो देखिए अब इस कंसेप्ट को हम सवालों में किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ the acceleration due to gravity will be the half of the value of g on the surface of earth, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो हमारी जो है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है, तो पूछा यह है कि हम अर्थ के नीचे कितना जाएं कि हमारा जी डैश की वैल्यू वो g/2 हो जाए, यानी कि सरफेस पे जितना जी है उसका आधा हो जाए, ये हमसे पूछ रखा है। बस वो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, होता है जी डैश इक्वल टू g1 माइनस d/re, ये हमारा है फार्मूला। तो जी डैश बच्चों कितना है हमारा, ये है g/2 इक्वल टू g1 माइनस d/re, ये हो गया, g से g कट गया, ये आ गया 1/2 इक्वल टू 1 माइनस d/re, यानी कि d/re जो है वो हो गया हमारा 1/2, ठीक है। इस हिसाब से जो डेप्थ आई हमारी DIRE/2, यानी कि हम यदि जो है अर्थ का जो रेडियस है उसके हाफ डेप्थ में चले जाएं, ठीक है, अर्थ के रेडियस के हाफ जो है उतने डेप्थ में चले जाएं, तो हमारी जी की वैल्यू जो है हाफ हो जाएगी, जो कि हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे मिलती है। ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इस पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी सिंपल ही है और वो है हमारा परसेंटेज का। तो क्वेश्चन अब देखिए हमारा क्या है, अगला क्या है कि एट व्हाट डेप्थ, ठीक है, एट व्हाट डेप्थ, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज बाई 1%, ठीक है। हमारी जो जी की वैल्यू है वो 1% डिक्रीज हो जाए ओरिजिनल वैल्यू की, हम अर्थ के बिलो कितना जाए, ये हमको निकालना है। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, वो हमारा क्या आया था, वो आया था d/re इंटू 100, ये हमारा इस तरीके से आया था d/re इंटू 100। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा 1% आया था, 1% हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1% था डायरेक्ट, और ये हमारा है d/re इंटू 100, तो ये हो गया 1 बराबर d/re इंटू 100, यानी कि जो d की वैल्यू आई वो आई हमारी re डिवाइडेड बाई 100। यहां पर हमको re की वैल्यू दे रखी है
6400 किलोमीटर। तो इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 100 और डी आ गया, यानी कि हम 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो हमारा जो है जी की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी 1% से। ठीक है, 1% से हमारी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बना करके देता हूं, ठीक है, प्रूव करें या क्वेश्चन कहें, उसको कुछ भी हम कह सकते हैं, डेरिवेशन कहें या क्वेश्चन कहें, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं और नीट और आईआईटी में भी उस पर क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये देखिए हमारी ये अर्थ है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू है वो है जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी है। जब हम इसके नीचे आते हैं बच्चों तो भी हमारी जी की वैल्यू कम होती है और वो हो जाती है जी डैश, और जब हम यहां से एच हाइट पे जाते हैं तो भी हमारी वैल्यू हो जाती है जी डैश। ठीक, तो क्या क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, नोट करिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप between, what is the relationship between H and D so that value of G dash below the surface and above the surface are equal। ठीक है, इक्वल। ठीक, हमें क्या निकालना है इसमें निकालना है कि जो है H और D के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है हमको। इस तरीके से H और D के बीच में हमको एक रिलेशनशिप निकालना है कि H हाइट पे हम जाएं तो हमारा जो G डैश की वैल्यू हो वही D डेप्थ पे हम आए तो भी हमारी G डैश की वैल्यू वही हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या रिलेशनशिप निकलता उस चीज को देखिएगा। तो हमारा हुआ वैल्यू ऑफ G, नोट करिए, वैल्यू ऑफ G above the surface of अर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारा G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE, ये हमारा फार्मूला आया था। ठीक, और दूसरा था जब बिलो हम जा रहे थे तो हमारा था वैल्यू ऑफ G बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो था हमारा G डैश इक्वल टू G 1 माइनस D अपॉन RE, ये आया था इस तरीके से। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अबव और बिलो की जो वैल्यू हो वो दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा H और D में क्या रिलेशनशिप होगा। तो बच्चों हम इसको करते हैं इक्वल। तो इक्वल करने पे क्या आ रहा है हमारा G 1 माइनस 2H अपॉन RE इज इक्वल टू G 1 माइनस D अपॉन RE, ये हो गया। G से G हमने काट दिया, हमारे पास आया 1 माइनस 2H अपॉन RE इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन RE, ये हमारा कट गया 1 से 1, RE से RE कट गया। हमारे पास जो आया वो आया 2H इक्वल टू D, या हम H बराबर D बाई 2 कहें। बच्चों ये हमारा रिलेशनशिप हुआ H और D के बीच में, H और D के बीच में। बच्चों बड़े कंपटीशन में जो है डायरेक्ट दे देता है कि 32 किलोमीटर जाने पर जो हमें G की वैल्यू मिल रही है तो हमारा H की वैल्यू पे क्या निकलेगा कि हमारा दोनों जगह जो है हमारा G डैश की वैल्यू सेम आएगी। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड में भी आ चुके हैं और जो है नीट और जेईई के एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं आता हूं लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, और वो है हमारा ग्राफ बिटवीन G एंड R। मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और R के बीच में हमारा जो है कौन सा ग्राफ बनेगा और उसका क्या नेचर होता है। ये इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं,
ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासतौर से जेई वाले और नीट वाले इस पे क्वेश्चन देते हैं, जेई वाले कुछ ज्यादा क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास जो पहला रिलेशनशिप आया था जी का, वो कुछ इस तरीके से था। अच्छा पहले हम फिगर बना देते हैं। ये देखिए हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, अर्थ का ये सेंटर हो गया और ये अर्थ का सरफेस हो गया। यहां हमारी वैल्यू जी है और हम ऊपर जा रहे हैं एच हाइट पे, जहां तक जाना चाहे चले जाए, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमारी जी की वैल्यू कम होती है, वो जी डैश हो जाती है, और नीचे आते हैं तो भी हमारी जी की वैल्यू कम होती है, वो जी डैश हो जाती है। ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अबोव जाने पे जो हमारा रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है, जी डैश इजकल टू जी, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये वाला इक्वेशन ना लिख करके हम इस तरीके से लिखें, ये वाला इक्वेशन से बात नहीं बनेगी। जो हमारा था वो था जी डैश इजकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये था। ठीक है, बेसिक फार्मूला, जो पहला फार्मूला है वो ये है। और जब बिलो में आए थे, ये हमारा एबो में है, ठीक है, और बिलो में जो आया था हमारा, वो था हमारा जी डैश इज इक्वल टू वो आया था जी रो 4/3 पाई इंटू आर। ठीक है, यहां पर आप देखिए तो हमारा जो जी डैश है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यहां पर जो डी डैश है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा ग्राफ बनता है। कंसेप्चुअल बातें उससे बहुत आराम से हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर बनाई अपनी अर्थ, प्यारी सी अर्थ, खूबसूरत अर्थ, यूनिक हमारा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ, और ये उसका है सेंटर, और इस सेंटर से हमने पास करते हुए वाई एक्सिस ऐसे बना दी, और यहां से हमने जो है एक्स एक्सिस ऐसे बना दी। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम जी की वैल्यू ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम आर की वैल्यू ले रहे हैं। आर की वैल्यू हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ से, मतलब यहां पर ओरिजिन पे हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। थोड़ी दूर पे जाकर के हमारा जो है रेडियस ऑफ अर्थ यहां पे इस तरीके से जाता, और ये आर जो है इनफाइनाइट की ओर इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से मेजर करेंगे, यानी कि हम जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ से। तो जी की वैल्यू क्या है, वो हमारी आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर जो है रिलेशनशिप में है। यानी कि यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हमारा जो है कुछ देखिए, ये आर की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे ये आर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से ये है? अब देखिए क्या हुआ, ये 0 से लेकर के आर ई तक, ठीक है, आर ई तक जो है रेडियस ऑफ अर्थ तक, ये एक लीनियर वेरिएशन है, यानी बिल्कुल लीनियरली बढ़ेगा। और उसके बाद सरफेस पे आकर के जो होता है हमारा, सरफेस पे आकर के जो जी की वैल्यू होती है वो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर हो जाता है। फिर ये रिलेशनशिप तो बचता नहीं है, ये हमारा हो जाता है। यहां पर आने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है वो होगा आर ई प्लस एच, क्योंकि हम आर ई तक आए और उसके ऊपर जा रहे हैं, तो आर ई प्लस एच, और आर ई प्लस एच हमारा होगा आर। ठीक है, आर। तो यहां पर जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है जी का वेरिएशन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि डिक्रीज करेगा, तो बच्चों बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, और कुछ इस फॉर्म में डिक्रीज करता है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में डिक्रीज करता है। अब क्या हुआ कि जब हम सेंटर पे थे तो हमारा सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक एक लीनियर फॉर्म में जो है जी की वैल्यू बढ़ी, और जब हम सरफेस से दूर जाने लगे तो हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारा नीचे की ओर गिर रहा है, यानी कि बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। ये इनफाइनाइट पे जाकर के पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ड्रॉ करके देख लीजिए, इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आई है तो आपके क्लास में या कोचिंग में जो भी टीचर है उनसे इसको डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और अभी इस पे कई तरीके के कंसेप्ट और क्वेश्चन आने वाले हैं इसी चैप्टर में, ग्रेविटेशन में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब आप 11th पास करके जाओगे 12th में, तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी सेम ग्राफ ऐसे आएगा, जिसमें हम जो है
इलेक्ट्रिकल फील्ड और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। सेम कंसेप्ट है। जो बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दे दें, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़नी है और आपको पेपर अच्छा करना है। तो वहां पर इसको और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों को मैच कर लीजिएगा और सेम कंसेप्ट पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड निकलता है। ठीक है। जी हमारा क्या होता है? जी हमारा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, और जो है इलेक्ट्रिसिटी में सेम कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरी बात आज कंप्लीट हुई। पूरी बात हमारी कंप्लीट हुई जो है जी के वेरिएशन में अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, अभी हमारा दो फैक्टर और हैं जिसके कारण जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, और वो है हमारा शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इसी कंसेप्ट पे जो है आपको जो है वीडियो बना करके दिया है। तो बच्चों इसको देखने के बाद वो वाला देख लीजिएगा, तो आपका जी के वेरिएशन के बारे में कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।